नमस्कार साथियों, नंद सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदलाल साहू और आपके लिए लेके आया हूं आपके प्रयास का फर्स्ट बैच। ठीक है, अभी पहले मैंने एक पेपर सॉलिड पेपर डाला था इस चैनल पे और हमने बात किए थे कि इस साल हम लोग क्या करेंगे कि प्रयास की तैयारी कराएंगे। और प्रयास की तैयारी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो सेक्शन है जीएस सेक्शन। ठीक है, जीएस सेक्शन का जो 20 नंबर आ रहा है वहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आपको आगे पूरा डिटेल बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाला है और क्या क्या जो चीज़ों की तैयारी करनी है, आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ये प्रथम कक्षा है, इतिहास का रहेगा और हमारा जो पहला टॉपिक होगा यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है, आप इस क्लास को ठीक से बहुत अच्छे पढ़ेंगे क्योंकि अंतिम में आपको एमसीक्यू मिलने वाला है और एमसीक्यू मिलेगा तो आपको उसका उत्तर भी देना पड़ेगा, ताकि आप पूरे क्लास को पढ़े, नोट्स बनाएं। ठीक है, और नोट्स बनाने के साथ साथ आप अंतिम में उस जो प्रश्न है उसका उत्तर भी दे सके। ठीक है, ओके। ये दोनों एग्ज़ाम, जो प्रयास का एग्ज़ाम हो गया या एनएसएमयू का एग्ज़ाम हो गया, ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास का। ठीक है, जितने भी छठवीं सातवीं के बच्चे हैं वो आप लोग क्या करें कि इसको नोट्स बनाना चालू कर दे, ताकि ये क्या हो चुके हैं कि आपको, जैसे कि छठवीं के बच्चे हैं तो आपको 2 साल बाद प्रयास देने हैं ना, तो अभी से आप तैयारी करते जाएंगे तो आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। और आप सातवीं के बच्चे हैं तो आप लोग भी नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, और आठवीं वाले हैं तो आपके लिए तो जरूरी है ही। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिछले साल का जो प्रयास पेपर हुआ था इसमें इतिहास सेगमेंट से कितना आया था क्वेश्चन। इतिहास सेगमेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से आते हैं और इसमें से 7 क्वेश्चन इतिहास से आते हैं। ठीक है, देखिए छठवीं सातवीं आठवीं का अभी देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे पहली जो क्वेश्चन आया था बच्चों, एक क्वेश्चन आया था कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब छोड़ा, ऐसे करके। ठीक है, अंतिम रूप से तो ये कब छोड़ा था, 1961 में, मतलब पुर्तगाली आगमन आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था डलहौजी। ठीक है, कि डलहौजी ने जो रेलवे चलाया था वो कब चलाया था। ठीक है, तो भारत में रेलवे सबसे पहले कब चला, 16 अप्रैल 1853 पे। एक क्वेश्चन आया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किस लिए था, तो ये क्या था, कृषि सुधार के लिए था, कृषि सुधार। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक से आया था, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ बताते हैं। ठीक है, तो उनकी एक पुस्तक से आ गया है क्वेश्चन ये। और आगे देखते हैं, जैसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये नारा से क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, और नारा से भी आपको क्वेश्चन को याद रखना है, महात्मा गांधी ने दिए। जितने भी नारे हैं उसको हमें पढ़ना है। साइमन कमीशन के बारे में बात कर रहा है कि उसका विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, तो लाला लाजपत राय से हुआ था। कहने का मतलब है कि आपका लाल, बाल और पाल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आठवीं के सिलेबस में आपको मिलेगा। आठवीं के बच्चे एकदम डरना नहीं है कि क्या क्या पढ़ा दे रहे हैं करके। ठीक है, वो इस साल आप लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में हैं। सातवीं के बच्चे से भी थोड़ा धैर्य रखना है और ये समझना है कि ये नवीन ज्ञान है, हमेशा हम नया ज्ञान सीख रहे हैं। और एक है बाल विवाह ना, बाल विवाह जो था किस गवर्नर जनरल ने खत्म किया था, तो ये गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे आपको 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये समझ आता है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो, आपका जो सिलेबस है जैसे कि छठवीं हो गया, सातवीं हो गया, आठवीं हो गया, तो छठवीं में प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है, सातवीं में मध्यकालीन इतिहास दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपका आधुनिक भारत का इतिहास दिए हैं। प्रयास के पेपर की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो केवल आपको आधुनिक भारत का पढ़ना है इतिहास में। ठीक है, संविधान में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन इतिहास में आपको केवल आधुनिक भारत के जो पुस्तक है, पुस्तक के डाटा को ही याद करना है, पुस्तक से बाहर नहीं जाएगा सिलेबस, याद रखना। एक दो क्वेश्चन जाएगा लेकिन वो भी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास का यूरोपीय संस्कृति का आगमन। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक टर्की देश था, यूरोप इधर है ना, और यूरोप इधर है, तो यूरोप के लोग भारत में व्यापार करते थे। बीच में एक टर्की या शासक आ गया और टर्की का जो शासक था ये मार्ग को कब्जा कर लिया। इस मार्ग को कहते हैं रेशम मार्ग। क्या कहते हैं, रेशम मार्ग।
ठीक है। ये रेशम मार्ग को कब्जा कर लिया टर्की वाले, तो इनको रास्ता नहीं मिला। तब ये देश लोग क्या किए, इधर से ऐसे घूम के आना चालू किए, और इसी में से पहला नाम आता है पुर्तगाली का। ठीक है, आगे हम लोग आपको इसको बताएंगे। चलिए, तो ये भारत का मैप हो गया। ये जो रास्ते दिख रहे हैं बिंदु बिंदु वाला, ये सारे यूरोपीय मार्ग हो गया। ठीक, आधुनिक भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको हल्का से बता देता हूँ, ताकि आपको असहज न लगे और आपको ये समझ आए कि हाँ हम लोग ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ छोटे बच्चों के लिए है इसलिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि 8वीं के बच्चे लोग अभी 8वीं पढ़े नहीं हैं, 7वीं के बच्चे लोग भी अभी 7वीं भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको तैयारी अभी से करना ही पड़ेगा। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं। ठीक है, देखो आधुनिक भारत का इतिहास अगर हम लोग देखें, आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय आगमन आज का हमारा पहला क्लास रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे भारत में कृषि एवं व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा करके। ठीक है, इसको कम से कम 2 से 3 लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय आगमन को। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए, लेकिन 2 लेक्चर लगेगा इसके कृष्ण। भारतीय कृषि व्यापार पे क्या पढ़ा, जब वो लोग आए तो हमारे उद्योग धंधों को कैसे बंद किए ना, और ये कृषि जो प्रणाली था वो कैसे खत्म हुआ, ये सारा चीज़ें हैं। पुनर्जागरण काल पे पढ़ेंगे हम लोग, राजा राम मोहन राय हो गया, ईश्वरचंद विद्यासागर हो गया, महिला शिक्षा हो गया, तो ये कितने सारे हमारे समाज सुधार हुए थे उसको हमें पढ़ना है एक चैप्टर में। एक चैप्टर आपका बच्चों छत्तीसगढ़ के जनजातीय आंदोलन का रहेगा, जो जंगल में आंदोलन हुआ था। ठीक है, और शिक्षा में क्या क्रांति करने के लिए क्या क्या किए, पत्रकारिता में सुधार करने के लिए क्या क्या किए, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ ही ये इंडिया का भी पत्रकारिता पढ़ना है, इंडिया में भी शिक्षा का विकास पढ़ना है। ऐसा एक चैप्टर आपका पूरा रहेगा 1857 की क्रांति का। ठीक, 1857 की क्रांति में कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ से लड़ाई किए। एक चैप्टर रहेगा बच्चों आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो भारत कैसे आंदोलन के लिए आगे बढ़ा करके। ठीक है, और आगे है आपका बंगाल विभाजन पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, बंग भंग आंदोलन बोलते हैं इसको। तो बंगाल को विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और गरम दल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, नरम दल गरम दल। इसके बाद आता है बच्चों आपका गांधीवादी आंदोलन, जब महात्मा गांधी क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, मिल मजदूर 3 बड़े आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन को आपको पढ़ना है। और आगे पढ़ना है आपको भारतीय रियासतों का। ठीक है, और पाकिस्तान की मांग, इस समय क्या क्या चल रहा था, कौन कौन से प्रस्ताव आए थे। ठीक है, ये सारे चीज़ों को देखना है कि भारत आज़ाद कैसे हुआ, और भारत आज़ाद हुआ तो फिर क्या क्या दिक्कतें आई, ये भी आपका सिलेबस में है 8वीं में। एक है आपका फ्रांसीसी क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, कि क्या हमारे देश में क्या गांधीवादी आंदोलन से ही देश में आज़ादी मिली, तो नहीं मिला, क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए। और क्रांतिकारी आंदोलन में हमें पढ़ना पड़ेगा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और हमारा चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सा आंदोलन हुआ, काकोरी कांड से लेके बहुत सारा चीज़ें। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की पुस्तकें, जितने सारे हमारे सेनानी हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ना, इस बार क्वेश्चन आया था, वैसे ही कुछ कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उनको पढ़ना है। साथ ही उनके नारे इंपॉर्टेंट, जैसे एक क्वेश्चन आया था बच्चों, करो या मरो करके, तो करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है, मतलब जितने नारे हुए फेमस नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हैं, ऐसे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में ना, जैसे कंडेल सत्याग्रह हुआ था, किसान सत्याग्रह, राजनांदगांव में मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ, या रायपुर में कोई आंदोलन हुए, तो उनके बारे में जानना है आपको। और एक है आपका छत्तीसगढ़ के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल हो गया, या हमारे जंगल सत्याग्रह हो गया, सिहावा जंगल सत्याग्रह। आज पुस्तक को देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट को एक साथ डाला गया है। ठीक है, तो वो सारे चीज़ों को हम एनालिसिस करके आपको पढ़ाएंगे। यह कम से कम 20 लेक्चर का होगा। ठीक है, इतिहास का हम कोशिश करेंगे कि इसको 10 लेक्चर में ख़त्म करने का, ताकि इसके MCQ भी लगाएंगे ना, और ऐसे ही आपको 10-10 करके 40 लेक्चर कम से कम आपका GS सेगमेंट से मिलेगा, पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ नहीं छोड़ने वाले, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी बताएंगे पुस्तक से।
आगे देखते हैं बच्चों, भारतीय इतिहास की रूपरेखा। एक है प्राचीन भारत है, एक मध्यकालीन भारत और ये आधुनिक। ये 6वीं में पढ़ना होता है, ये 7वीं में पढ़ना होता है, ये 8वीं में पढ़ना। तो आधुनिक भारत में 1707 के बाद से नवजागरण काल तक के। अगर आप इतिहास में से नहीं नए आए हैं तो आपको पता होगा, सबसे पहले पत्थरों का विकास हुआ, लोग पत्थर से जिए, बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आया, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आएगा वैदिक काल। वैदिक काल के बाद बच्चों मौर्य काल, मौर्य के बाद गुप्त काल, और गुप्त के बाद हर्ष का काल। अब बाद में आ जाता है राजपूत काल। राजपूत काल जैसे है आपका कक्षा 7वीं आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ये सारे चीज़ों को क्या किया, एक अलग एंगल से दिया गया है कि कैसे संस्कृति विकास हुआ। ऐसे इस साल 7वीं का सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8वीं का। ठीक है, तो इस साल 8वीं का तो चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए आपको पढ़ना है अच्छे से। अगले साल देखेंगे क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होएगा। आगे आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय आगमन से हम लोग चालू करेंगे। अब चालू करते हैं हमारा पूरा क्लास। यूरोपीय आगमन जो आए थे वो लोग क्यों आए थे, ये भी एक विषय है। तो यूरोपीय आगमन लोग क्यों आए थे, आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ बच्चों, कि ये जो भारत है यहाँ पे होता है मसालों की खेती ना। और मसालों की खेती क्यों होता है, क्योंकि ये बड़ी लाइन जो है पृथ्वी का, ये पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो बीच से लाइन होता है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास क्या करता है, गर्मी एकदम ज़्यादा होता है, और जहाँ गर्मी ज़्यादा होगा वहाँ पे मसाले बहुत अच्छे से उगते हैं। ठीक, और ये लोग तो क्या, हमारा भारत देश जस्ट यहाँ पे है, भूमध्य रेखा जस्ट ऊपर में, तो यहाँ मसाला अच्छा होता है। और यूरोप का जो देश है ये ऊपर में है थोड़ा से, और ऊपर में है इसलिए क्या, भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूरी है। ज़्यादा दूरी है मतलब क्या रहेगा, ठंडा होगा कि गर्मी होगा, तो यहाँ पे ठंडा होगा। ठंडा होगा तो क्या होगा, अपने आप को बचाने के लिए गर्म चीज़ खाना पड़ेगा बच्चों, गर्म चीज़। और गर्म चीज़ किस में मिलेगा, वहाँ पे क्या खेती किसानी भी बहुत कम होता था, तो वो लोग मसाले ना, मसालेदार खाने हो गया, या तो क्या हो गया मांसाहारी खाना हो गया, वहाँ पे जरूरी होता है खाना अपने शरीर को बचाने के लिए। और ये मसाला कहाँ मिलेगा, क्या उधर मिलेगा, क्या उधर तो ज़्यादा खेती किसानी नहीं होता, तो कहाँ मिलते थे, भारत में मिलते थे। ठीक है, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऐसे। तो हमारे भूमध्य रेखा के पास वाला इलाका जो था एशिया का, वो बहुत प्राचीन था, हर चीज़ मसाले हमारे देश में मिलते थे। तो इन लोग का पहले बिजनेस मस्त चल रहा था, पहले से ही रेशम मार्ग करके एक रास्ता था, थल मार्ग, उससे जाते थे। बीच में एक राजा आ गया, राजा बोला कि नहीं मैं अब जाने नहीं दूंगा, और उसके साथ ही आपको क्या करूंगा, पैसा लूंगा बहुत ज़्यादा रास्ते का। तब ये लोग सोचे कि बहुत महंगा पड़ रहा है, यूरोप वाले ना, यूरोप वाले सोचे कि बहुत महंगा पड़ता है और देते भी नहीं है, सामान जब्ती कर लेते हैं टर्की के राजा। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना भारत के लिए ये थल मार्ग है, तो हम यहाँ पे अरब सागर हैं, यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, तो हम क्यों ना एक नया रास्ता ढूंढे और जल मार्ग से हम क्या करें, भारत आना शुरुआत करें। ठीक है, तो इसी रास्ते में हमारा ये 5 जो शासक थे वो लोग आए हैं। इसका सही क्रम होगा PDADF। सबसे पहले आया पुर्तगाली, इसको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं भी पूछूंगा लास्ट में। पुर्तगाली, PDADF, P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज, D से डेनिश या डेनमार्क बोलते हैं इसको, ठीक है, यूरोप का एक देश है डेनमार्क, और F से हो जाएगा फ्रांसीसी, फ्रांस। पुर्तगाली में 1498 में आया था, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे मेन इंसान वास्को डी गामा, खतरनाक दिखता है, कक्षा 8वीं पुस्तक में देखना, ठीक है। डच हो जाएगा, अंग्रेज आ जाएंगे 1599 के आसपास में, ईस्ट इंडिया कंपनी करके, इनकी कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे चलेंगे पूरा ना, ये डेनमार्क है, और ये है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी लोग कब आए थे, 1664 में आए थे, सबसे अंतिम में आए हैं, याद रखना है। और एक कोड याद रखना बच्चों, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, PDADF, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो डेनिस है 1616 में आया था, ठीक है, अंग्रेज लोग 1599 के आसपास आए, डच लोग आए थे 1602 में। तो ये ईयर भी हो गया 1498, 1602, 1600, 1616, 1664। चलिए अब इसको कैसे पूछेगा, इसको पूछेगा कि क्रम से जमाव पूछेगा। एक तो क्या पूछेगा, क्रम से जमाव, ठीक है, या आगे पीछे क्रम को गड़बड़ कर देगा, सही क्रम कौन सा है ऐसा करके पूछेगा, या सबसे पहले कौन आया पूछेगा, या सबसे बाद कौन आया पूछेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये रास्ता जो बताने की कोशिश कर रहा था, इसको मैप से समझते हैं। ये कालीकट है, कहाँ है कालीकट, कालीकट कहाँ पर है बच्चों, तो कालीकट आपको याद रखना है कि ये केरल पे है, कहाँ पे है, केरल। ये जो हमारा इलाका है
ठीक है। जैसे कि ये जो बीच वाली रेखा जा रहा है ना, ये रेखा जो है ये क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के एकदम बीच से गुजरता है। तो ये हम जस्ट भारत के ऊपर में, तो यहाँ पे गर्मी करते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं, ठीक है। और गर्मी करते हैं तो मसालों के लिए बहुत फेमस है। केरल और तमिलनाडु जो है वो मसालों के में बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। मसाले में आप लोग क्या क्या मसाले के नाम जानते हैं, देखो घृत कुमारी आपको मसाले बता रहा हूँ, ठीक है। काली मिर्च हो गया, काली मिर्च ये सब मसाला हैं, ठीक है। काली मिर्च हो गया, उसके साथ ही चाय के लिए भी बाद में फेमस हुआ, अभी तो नहीं हुआ, जब वो लोग लाए थे अंग्रेज लोग तो। और उसके साथ ही आप लोग जितने भी हल्दी हो गया और भी बहुत सारे मसाला, दालचीनी हो गया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे विशिष्ट मसाले जो इंडिया दुनिया में कहीं नहीं मिलते, यही मिलते हैं। ये यूरोपीय देश लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, ये नीचे वाला देश, एक ऊपर वाला देश है, ठीक है। तो जस्ट ना यहाँ पे एक देश का नाम है पुर्तगाल, नाम याद रखना। एक देश का नाम है बच्चों स्पेन। ये ऊपर वाला दिख रहा है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट देश है, इसका नाम है अंग्रेज, मतलब इंग्लैंड, ठीक है। यही दुनिया पे पूरा राज किया है। और यहाँ पे जस्ट इंग्लैंड के नीचे में जो है उस देश का नाम है फ्रांस, ठीक है। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे डेनमार्क है, डेनमार्क, ठीक। यहाँ पे फिर नीचे में है इटली है ना, यहीं पे इटली आएगा, जर्मनी आएगा। ये सारे देश के बारे में आपको एक बार मैप में मैं आपको अलग से बताऊंगा दूसरी दुनिया के बारे में। और इसका एक कम से कम ना 5 से 10 वीडियो और लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को मैप के बारे में पता चले, ठीक है। जैसे अभी तेल का संकट हो रहा है, आपको पता होगा, गैस का संकट हो रहा है, तो ये भारत है। और ये देखो ये अफ्रीका हो गया। तो यहाँ से ना क्या है कि एशिया वाले सब देश है। तो यहीं पे एक हुमरूज करके ये यहीं पे है ईरान, और यहीं पे क्या हो रहा है, सब शॉर्टेज दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये इलाका तेल का है, ठीक है। चलिए, तो ये तो टॉपिक अलग है, इसको अलग लेके चलेंगे। अभी हम लोग पुर्तगाली को लाते हैं। तो ये पुर्तगाली यहाँ से आया, और ये क्या हुआ कि ये नया मार्ग की खोज में, क्योंकि ये मार्ग को रास्ते में बंद कर दिया था, तो ये लोग नए मार्ग की खोज में नीचे से ऐसे आए। ये अफ्रीका है ना, ये कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका के नीचे से आए, नीचे का एक इलाका है बच्चों जो सबसे अंतिम चोटी है, उसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से होते हुए ऐसे करके ये नया रास्ता है, यहाँ पे हम मेडागास्कर करके हैं, आप लोग बाद में बताऊंगा। ये दोनों को बीच से होते हुए यहाँ कालीकट पहुँचा। कालीकट कहाँ पर है, केरल पे है। तो प्रथम आगमन हुआ भारत में 1498 का ईयर याद रखेंगे। नाम है बेटा बच्चों वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किधर से होके आए हैं, कैप ऑफ गुड होप से। कैप ऑफ गुड होप से ये अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है ये, ओके। अब स्वागत कौन किया, तो ये कालीकट में राजा बैठा हुआ था, कौन, राजा जमोरीन। और राजा जमोरीन हमारे भारत में कल्चर है ना, कोई भी सगा आता है तो हम उसको पानी देके स्वागत करते हैं। तो इनका भी बहुत आवभगत हुआ कि चलो भाई विदेशी आए हो, तुम्हारा हम आवभगत करते हैं। ये भारतीय कल्चर है बच्चों। अब ये आया, ठीक है, इसके साथ इसको भेंट भी दिया गया। भेंट क्या दिया हमने, मसाला दिया। ये मसाला को लेके ना वहाँ यूरोप गया था, यूरोप वापस, तो इसको 60 गुना प्राइस में बेचा, 60 गुना। और 60 गुना बेचा तो इनको लालच आ गए, अरे यार बिकट ज़्यादा महंगा बिकता है, ऐसे करके। और ये नया रास्ते पे क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। और ऐसे इनको जब देखे तो बाकी पुर्तगाली लोग भी पहुंच गए, ठीक है। तो बाकी पुर्तगाली जब पहुंच गए तो यहाँ पे ये सारा चीज़ें देखने को आपको मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया। आगे देखते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे 1498 में कैप ऑफ गुड होप था। कालीकट के राजा जमोरीन के दरबार में पहली खोटी ये लोग कोचीन पे खोले, यहीं पे आके। कब खोले, कोचीन पे, ठीक है। गवर्नर में हम लोग याद रखेंगे 1505 फ्रांसिसो डी अल्मेडा, 1509 में अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर, ठीक है। और निन्नो जी कुन्हा। तो 3 गवर्नर का नाम है, ये पहला गवर्नर है अल्मेडा, दूसरा गवर्नर है अल्बुकर्क और इसने गोवा को, ये गोवा है यहाँ पे ना, और गोवा पे क्या कर लिया इन्होंने, बीजापुर से छीन लेता है। और गोवा को राजधानी कौन बनाया, निन्नो द कुन्हा, ठीक। चलिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं बच्चों की, अभी पुर्तगाली प्रभाव, ठीक है। पुर्तगाली प्रभाव और पतन की बात करेंगे कि पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया, ठीक है। ठीक है साथियों, चलिए तो
चलिए आगे चलते हैं बच्चे, पुर्तगाली प्रभाव और उसके पतन के प्रभाव देखते हैं। ठीक है कि पुर्तगालियों लोग ने भारत को क्या दिया और उनका पतन भी कैसे हुआ। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया? तंबाकू, पपीता, अल्फांसो आम, बहुत महंगा बिकता है अल्फांसो आम, और काजू। ठीक है, मतलब अल्फांसो अब तो नॉर्मल हो चुके हैं, उस समय का जो था वो विदेशी प्रजाति का आम था। तो ये चार चीज़ें एग्रीकल्चर कृषिगत प्रोडक्ट है, और एक है प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी, जिससे एक छपा हुआ चीज़ है वो बड़ा सा दिख सके या बहुत सारे चीज़ों में छाप सके। ठीक है, तो ये छापने वाली जो कला थी प्रिंटिंग प्रेस का, पुर्तगालियों लोग ही लेके आए थे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं ना, तंबाकू, पपीता, अल्फांसो आम, काजू, प्रिंटिंग प्रेस, ये भारत को दिया। इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और विदाई और पतन देखते हैं कि डच लोग जो आए थे इसके बाद जस्ट, उन्होंने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से कई क्षेत्रों में इसको बाहर कर दिया। अंततः हालांकि डच ले तो प्रभाव किया, लेकिन कुछ एरिया पे इन लोग का प्रभाव हमेशा से रहा, जैसे कि गोवा पे इन लोग का कब्जा रहा जब भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद कब हुआ है? 1947 को। ठीक है, लेकिन गोवा पे ना ये लोग का जो प्रशासन था वो चल ही रहा था, यहाँ पे कब्जा था ही, जबकि हमारे देश का अंग था। तो हमने उसको यूएन में भी मामला उठाने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ कि इनको फाइनली सैन्य आक्रमण करके या फिर इनको फाइनली कूटनीतिक दबाव करके गोवा को हमने क्या किया, 1961 में उनसे मुक्त कराया। ठीक, तो ये हुआ गोवा और पुर्तगालियों का। सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, ये बात भी सही है कि 1498 में आए हैं और गए कब हैं? 1961 में गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ना। तो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोलने से इंग्लैंड बस हो जाता है, लेकिन डच अगर जुड़ रहा है तो डच की कंपनी है, क्योंकि सभी लोग अपना ईस्ट इंडिया कंपनी मनाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब होता है कि हमारा जैसे देश है यूरोप है, ये यूरोप है, इधर पूरा एशिया है, इधर अफ्रीका है, तो ये पूरा एशिया पे व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनाएंगी उसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें डच लोग बनाएंगे, फ्रांस लोग बनाएंगे, इंग्लैंड वाले बनाएंगे, ऐसा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है कि 1602 में आया था ये लोग। ठीक है, और पहली कोठी जो खोला था वो मूसलीपट्टनम में खोला था बच्चों। मूसलीपट्टनम याद रखेंगे, पुर्तगाली कहाँ खोले थे? यहाँ खोले थे। ये लोग कहाँ खोले? मूसलीपट्टनम में 1605 पे। ठीक है, अब कोठी क्या है आपको बता दूं, तो कोठी इन लोगों का क्या है, एक टाइप का फैक्ट्री है, कंपनी है। वहाँ पे लोग रहेंगे, अपना उत्पादन चालू करेंगे, अपना व्यापारिक सामान को रखेंगे। ठीक है, अपने बेचने के लिए यहीं से निकालेंगे, विदेश से सामान आएगा तो यहीं रखेंगे, रहेंगे भी यहीं पे। तो ये पूरा एक जगह ऐसे कॉलोनी टाइप का रहता था, जहाँ पे सारे चीज़ों को रखते थे, व्यापार का एक केंद्र था। सभी वहाँ विदेश के आए लोग एक ही जगह रहते थे, उसको कोठी कहते थे। ठीक है, तो मूसलीपट्टनम पे 1605 में रहा। और ये लोग बाहर कैसे गए बच्चों? बेदरा के युद्ध से ना, 1769 में बैटल ऑफ बेदरा हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को इस युद्ध से बुरी तरह से भगाया। तो ऐसे याद करो, देखो पुर्तगालियों को किसने हराया? डचों ने हराया। डचों को किसने हराया? अंग्रेजों ने हराया। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, आगे जाते हैं। अब फ्रांसीसी शक्ति आएंगे पी ना, और अंग्रेज को तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ्रांसीसी को पढ़ लेते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी का हम लोग देखेंगे कि ये सबसे अंतिम में आए थे 1664 में, और 1668 में क्या किए? सूरत में पहली कोठी खोली। ठीक है, हाँ। तो आपको क्या करना है कि अगर हम लोग बात करें भारत का कि कौन लोग आए थे और कहाँ कहाँ कोठी खोले हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। देखो आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कोचीन बच्चों, कोचीन में कौन खोल रहे हैं? पुर्तगाली लोग कोचीन खोल रहे हैं। मूसलीपट्टनम में कौन खोल रहे हैं? मूसलीपट्टनम में। तो यहाँ पे कौन खोल रहे हैं? डच लोग खोल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ 2। तीसरा आपको यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे अभी, सूरत करके। और सूरत पे अंग्रेजों ने पहली कोठी खोला था। ठीक, दूसरा कोठी वो लोग मूसलीपट्टनम। तो पहला बस याद रखना है, और फ्रांसीसी का भी याद रखना है, पहला कोठी फ्रांसीसी का भी। ठीक है बच्चों, तो 2 जगह अंग्रेजों फ्रांसीसी का सूरत होगा, कोचीन हो जाएगा पुर्तगाली का, मूसलीपट्टनम हो जाएगा डच का। ठीक, अब इसमें आता है कि ये 1664 में लोग भारत आए, 68 में सूरत में पहली कोठी खोले। पांडिचेरी बच्चों, पांडिचेरी ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जस्ट साइड में ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है,
ना। आइलैंड मतलब होता है द्वीप होता है जो चारों तरफ पानी रहता है। तो वहीं पास में ना एक छोटा सा जगह है पांडुचेरी करके। तो पांडुचेरी को इन्होंने ही डेवलप किया था फ्रांसीसियों ने। इसमें मेन नाम आता है फ्रांसवा मार्टिन का। ठीक है। फ्रांसीसी बस्ती को मजबूत किया। जैसे गोवा को बसाने का मेन श्रेय जो जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। हालांकि बीजापुर से छीना है, लेकिन उसके जो कल्चर को डेवलप किया, वैसे ही पांडिचेरी पे अभी जाके देखेंगे तो आपको फ्रांसीसी कल्चर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये फ्रांसीसी लोग भी 1954 में छोड़े थे बाद में, और ये लोग 1961 में छोड़े थे ऐसा। तो एक पांडिचेरी नगर है। ठीक है। बाद में इसको पढ़ते हैं, अरविंदो आश्रम भी बना हुआ था ऐसा। डुप्ले के बारे में जानते हैं। डुप्ले कौन है भाई? तो इनका गवर्नर जनरल था। 1742 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बन के आया, और उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी शक्ति अपने चरम पर पहुंची। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे सहायक संधि पढ़ेंगे आगे। और एक सहायक संधि एक टाइप का क्या था, कूटनीतिक संधि था, जिसको वेलेजनी ने लागू किया था। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट जो था, इसके जो सिद्धांत जो था ना, वो यही दिया था। हालांकि अभी आप 8वीं लेवल पे रहेंगे तो आपको आंसर जो है वो वेलेजली ही लेना है। ठीक है। जब हायर क्लास में जाएंगे तब समझ आएगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो डुप्ले ने सबसे पहले दिया था। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रांसीसी शक्ति। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल कर्नाटक युद्ध, यहाँ पे एक ठोक जो छूटा हुआ है, एक्चुअली छूटा नहीं हुआ है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये पढ़ते हैं। देखिए, आंग्ल ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार देखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम दोनों की लड़ाई देखेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में बना। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई है 1599 और 1600 में हुआ है, ये दिमाग में रखना। फिर जस्ट 8 साल बाद क्या हुआ, जब कंपनी बना तो वहां से एक अंग्रेज आया जिसका नाम था हॉकिंस। क्या नाम था? हॉकिंस था। उस समय बच्चों भारत में जो था वो मुगल शासक ये कर रहा था, और 1608 में जहांगीर था। ठीक है। जहांगीर, जहांगीर का किसका बेटा है? अकबर का बेटा है। 7वीं में पढ़े होंगे आप लोग। तो अकबर का बेटा हुआ जहांगीर। उसी के दरबार में आया था कौन? कैप्टन हॉकिंस। भारत आया। ठीक है। व्यापार की अनुमति लिया। 1611 में देखते हैं मूसलीपट्टनम। मूसलीपट्टनम में पहली व्यापारिक गतिविधि चालू हुआ 1611 में। ठीक, ये हो गया। हालांकि इनकी पहली जो कोठी थी यही सूरत में ही बना हुआ था। ठीक है। 1608 में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे 1632 में ये लोग गोलकुंडा गए। गोलकुंडा बोलने से हैदराबाद गए नीचे तरफ, और वहाँ के जो सुल्तान थे उससे बोला कि हमें भी व्यापार करने की अनुमति दीजिए। इसको बोलते हैं सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान मतलब हमें ऑर्डर दीजिए कि हम भी नीचे में, ऑर्डर दीजिए मतलब हमें अनुमति दीजिए, आदेश दीजिए, या फिर बाकी लोगों को आदेश दीजिए कि ये लोग भी बिजनेस कर सकते हैं करके। तो ये गोलकुंडा हैदराबाद में चले गए। 39 में लोग मद्रास में चले गए, और मद्रास में एक ठो खुद का ना क्या बनाया है, सेंट जॉर्ज फोर्ट, मतलब एक किला बनाया अपना खुद का। और ये जो किला था, ठीक है, मद्रास पट्टे पे हैं 1639 में। तो ये पहुंच गए मद्रास। फिर 1661 में बच्चों इसने क्या किया, बॉम्बे को। ठीक है। बॉम्बे की कहानी ऐसा है कि ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार देख रहे हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी बताया। ठीक है। 1608 में हॉकिंस आया। 1611 में मूसलीपट्टनम में बाद में उन्होंने दूसरा कोठी खोला। पहला कोठी जो था वो सूरत में ही खोला था। ठीक है। और गोलकुंडा जो हैदराबाद के पास में जगह बताया था, वो जो है वहाँ पे क्या किया था, एक सुनहरा फरमान लिया था 32 में। और मद्रास में क्या किया था, एक किला बनाया था। इस किला का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज करके। और ये किला कब बनाया था? 1639 में। कहाँ बनाया था? मद्रास में। तो 2-3 क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये 8वीं सिलेबस में भी है कि ना ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है ना, या फिर इसको सेंट फोर्ट जॉर्ज बोलते हैं, सेंट फोर्ट जॉर्ज, जॉर्ज सेंट फोर्ट, जो भी है, फोर्ट सेंट जॉर्ज करके। तो ये जो किला था, ठीक है, ये जो किला था वो मद्रास पर बना हुआ था 1639 में। मद्रास बोलने से अभी का चेन्नई, ठीक है, या अभी का तमिलनाडु, ये समझो, क्योंकि राज्य का नाम था तमिलनाडु। ठीक। इधर देखते हैं 1661 में बम्बई वाली केस को। तो बम्बई में क्या हुआ था कि चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था। पहले जो बम्बई था, जिसको हम लोग बॉम्बे बोलते हैं, वो पहले किसका था? पुर्तगालियों का था। तो पुर्तगालियों से क्या हुआ कि उनकी एक रानी की शादी हुआ एक ब्रिटिश अफसर से। ठीक है।
और ब्रिटिश अफसर से हुआ तो ये रानी का दहेज के स्वरूप में बॉम्बे ब्रिटिशों को मिल गया। ठीक है, अब जब इनको मिल गया, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला 1661 में, तो एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है अंगियार। क्या नाम है? अंगियार। अंगियार ने क्या किया, जो बम्बई था वो अलग अलग टापू में था, ऐसे पहाड़ पहाड़ के बीच बीच में, तो 7 टापू था पर्टिकुलर, उसको एक डेवलप किया एक सिटी के रूप में, और उसी का नाम पड़ा बॉम्बे। ठीक है, शुरू में क्या बोलते थे इसको? बॉम्बे बोलते थे। ठीक है, राज्य का नाम भी बॉम्बे था और सिटी का नाम बम्बई था। आगे 1699 के आसपास में, ठीक है, जॉब चार्नाक एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, कलकत्ता की स्थापना किया। तो यहाँ पे आपको 2 नगर मैंने आपको बता रहा हूँ। एक नगर का नाम है, देखो इससे पहले मैंने पांडुचेरी को बताया था, पांडुचेरी में बताया था फ्रांसवा मार्टिन। ठीक, उसके बाद अब बता रहे हैं हम आपको बॉम्बे बता रहे हैं, और बॉम्बे ना, बॉम्बे को कौन बसाया? अंगियान ने बसाया। और एक हो गया हमारा चारनाक हो गया, चारनाक का हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको अंग्रेजी जो फ्रांसीसी ये हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग लेके आते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिला। जब अंग्रेज और फ्रांस जब दोनों थे तो वो लोग दोनों लड़ाई लड़ने लग गए। अंग्रेज का आंग्ल बोलते हैं। कर्नाटक युद्ध में आंग्ल कर्नाटक युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या लिखा, देखो, एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी, तो ना, तो रिवॉल्वरी का मतलब होता है कि युद्ध होता है। तो ये फ्रांसों के साथ युद्ध हुआ, अंग्रेज और फ्रांसों के मध्य 3 बार युद्ध हुआ है। 1746, फिर 48 में लड़े, फिर 56 में लड़े, ऐसा 46, 48, 56, 1746, 1748, 1756। इसमें पहला का कारण पूछेगा यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ठीक है, तो ये जो है ये यूरोप के इतिहास का कहानी है। वहाँ पे एक आइलैंड है, मतलब एक देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकारी किसका रहेगा ऐसा करके उसके लिए दोनों देश लड़े थे। कौन से देश? इंग्लैंड लड़े थे और एक देश है फ्रांस लड़े थे। ठीक है, जस्ट इंग्लैंड फ्रांस, उसके बीच में ऑस्ट्रिया करके है। तो इनको लेके जब लड़ाई हुआ था तो यहाँ भी लड़ने लग गए ये लोग, और इसके लिए संधि हुआ था, समझौते की संधि, उसको बोलते हैं एकला-चैपेल की संधि, कि जैसे चैपल लिखा है कई जगह और कुछ लिखा, तो एकला-चैपेल की संधि। ठीक, दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हैदराबाद को लेके युद्ध हुआ था, और कर्नाटक। ठीक है, तो हैदराबाद एक रियासत है और उसके उत्तराधिकारी को लेकर ये लोग यहाँ पे लड़ाई किए थे। ठीक, तो हैदराबाद हो गया और एक हो गया कर्नाटक। ठीक, हैदराबाद और कर्नाटक, यहाँ पे उत्तराधिकार किसका होगा, इसके लिए क्या हुआ, ये लोग लड़ाई किए। देखो, एक नासिर जंग है हैदराबाद में, ठीक है, और एक है अनूरुद्दीन करके। तो नासिर जंग और अनूरुद्दीन में क्या होता है कि नासिर जंग जो होता है वो अंग्रेज लोग सपोर्ट करते हैं, ये हैदराबाद वाले हैं। और मुजफ्फर जंग, ये दोनों हैदराबाद वाले हैं, और अवरीदुन और चंदा वाला क्या है, कर्नाटक वाले हैं। ठीक है, ये हैदराबाद वाले। तो नासिर जंग का अंग्रेज लोग सपोर्ट करते थे, मुजफ्फर जंग का फ्रांस लोग सपोर्ट करते थे, ऐसा। ठीक, इसमें ये मारा जाता है, तो अंग्रेज का जो अधिकारी वो मारा जाता है, ये जीत जाता है फ्रांस। ठीक है, दूसरा जो युद्ध होता है अमरुद्दीन चंदा साहब करके, इसमें अमरुद्दीन मारा जाता है, मतलब जो अंग्रेज सपोर्ट करेगा वो मारा गया है, ऐसा याद करूँगी। और अंग्रेज किसको सपोर्ट किया है, नासिर जंग अमरुद्दीन को किया, जबकि फ्रांसीसी लोग किसको सपोर्ट किए हैं, मुजफ्फर जंग को और चंदा साहब को सपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी वाले में जो चंदा साहब थे वो कर्नाटक से जीते थे और मुजफ्फर जंग हैदराबाद से जीते थे। ये दूसरा में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, और ये सारा संधि जो हुआ दोनों देश, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांस वाले इनके माध्यम से लड़ाई कर रहे हैं, और उसकी संधि हुआ पांडिचेरी की संधि। ठीक, तीसरा जो युद्ध हुआ है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव था, वहाँ 7 साल तक के लड़े थे, 1756 से 63 तक के। तो वो 7 साल में यहाँ भी लड़ रहे थे ये लोग, का दिक्कत यही था कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लड़ रहे हैं, अब यहाँ पे गुलाम बनाने के चक्कर में लड़ रहे हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव हुआ और ये पेरिस की संधि से खत्म हुआ। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि से खत्म हुआ, या दूसरा कौन सी संधि से खत्म हुआ, तो ये 3 संधि आपको इसी क्रम में याद करना है, एकला-चैपेल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। ठीक है, और फ्रांस कैसे गायब हो गया, फ्रांस को कैसे हराया गया, तो फ्रांस कल के डेट में हार जाएंगे किससे, इंग्लैंड से। कब की युद्ध में,
1760 के वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेजों को पूर्ण वर्चस्व प्राप्त हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया था। अब यूरोपीय शक्ति का तुलनात्मक हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं चारों शक्ति का। सबसे पहले हमने पुर्तगाली का देखा, 1498 में आया और कोचीन में पहली कोठी खोला। ठीक है, और इसको प्रमुख शक्ति के रूप में अल्बुकर्क था जो गवर्नर बन के आया था। ठीक है, गोवा पे इन्होंने क्या किया था, ये किया था। और गोवा से मुक्ति कब हुआ, 1961 पे। डच का हम याद रखेंगे, 1602 में आया, मुसलीपट्टनम में पहली कोठी खोला, व्यापारिक एक अधिकार किया और बेदरा के युद्ध से बाहर किया। इसको किसने बाहर किया, अंग्रेजों ने बाहर किया। ठीक है, इनको किसने बाहर किया, तो पूर्ण रूप से बाहर तो भारतीयों ने किया, लेकिन इसको डचों ने उस समय भगाया था। फ्रांसीसी की बात करें, 1664 में आया था और सूरत में पहली कोठी खोले। डुप्ले बहुत बड़े ये थे जिसने ना पांडिचेरी को ये नहीं बसाया था, डुप्ले प्रमुख शासक थे और पांडिचेरी इसकी कैपिटल था, तो इसको फ्रांसवा मार्टिन ने बसाया था। ये भी पढ़े हम लोग, फ्रांसवा मार्टिन। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आप लोग को अंग्रेजी शब्दों में बहुत दिक्कत है, आप धीरे धीरे इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो होगा। ठीक है, डरना नहीं है इससे। 1760 वांडीवास का युद्ध है जिससे ये क्या हुआ, फ्रांसीसी बाहर हुए, तो इन दोनों को अंग्रेज बाहर कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज की बात करें 1600 में आया और मुसलीपट्टनम नहीं, सूरत में पहली कोठी खोले थे ये लोग। ठीक है, और मुसलीपट्टनम में दूसरी कोठी खोले थे। तो मद्रास, बम्बई और कोलकाता, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल बनाया था और भारत का पूर्ण अधिकार ये किए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं ना, मतलब इसको अच्छे से देखना है। क्षेत्रीय रियासतों का उदय, क्षेत्रीय रियासत का उदय देखेंगे तो मैसूर, सिख राज्य, जयपुर राज्य और बंगाल राज्य। ये क्षेत्रीय रियासत का उदय कैसे हुआ होगा, जब मुगल लोग थे तो मुगलों से क्या हुआ था कि मुगलों से ये लोग क्या कर लिए, इनको आज़ादी मिली थी। तो ये लोग जब मुगल कमज़ोर हो जाते, कोई भी राजा कमज़ोर होता है तो क्या होता है, उसके क्षेत्रीय राजा ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो मुगल कमज़ोर हो गए थे लास्ट में, तो ये लोग आ गए। ठीक है, ये लोग अपने अपने राज्य को अपने जीत लिए। इनमें से पहला नाम है मैसूर का। ठीक है, मैसूर कहाँ पर है बच्चों, ये कर्नाटक के आसपास है। ठीक, चलो भारत का मैप के बारे में भी थोड़ा सा वीडियो को डालना पड़ेगा तो जाके सही रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, देखो अभी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कौन कौन से जो राज्य था वो क्या हुआ था कि ये मोटा मोटा मान के चलिए ना, अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्रतीकात्मक है। देखो यहाँ पे मैसूर है बच्चों, मैसूर। ठीक है, कर्नाटक के आसपास में है ना। यहाँ पे पंजाब है तो पंजाब में है सिख है। ये हो गया। यहाँ पे बंगाल है। ठीक, हाँ, ये 3 स्वतंत्र राज्य था। और यहाँ पे हैदराबाद है नीचे में ना। मैसूर में जो आज़ाद कराया था उसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था, हैदर अली। और हैदर अली का बेटा आया टीपू सुल्तान। ये 2 लोगों का नाम याद रखना है मैसूर रियासत से। ये क्या है, रियासत है। ठीक, जैसे सिख में याद रखेंगे तो इसका नाम है राजा रणजीत सिंह। और इसने सिख रियासत को आज़ाद कराया। यहाँ पे एक जयपुर करके है, राजस्थान की राजधानी है यहाँ पे जयपुर। और जयपुर में जो था सवाई राजा जयसिंह था, इसने आज़ाद कराया, सवाई राजा जयसिंह ने। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। पंजाब में कौन है, सिख है। मैसूर कर्नाटक में कौन है, हैदर अली टीपू सुल्तान। अब आता है बंगाल में, तो बंगाल में अब आएगा मुख्य रूप से एक आएगा मुर्शिद कुली खां और इसके बेटा हुआ अलीवर्दी खां। उसके बाद में आया सिराजुद्दौला। ठीक, ये हो गया। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सिख से कहाँ है, ये कहाँ है, ये करके। ठीक है, तो मैसूर से हैदर अली क्या कर रहा है, 1761 में स्थापना किया है। अब बाद में अंग्ल मैसूर युद्ध होगा। टोटल 4 युद्ध होगा बच्चों। 2 युद्ध में जो रहेगा हैदर अली रहेगा और 2 युद्ध में जब ये मारा जाएगा तो कौन आएगा इसके साथ, टीपू सुल्तान आएगा, टीपू सुल्तान। ठीक, सिख राज्य की स्थापना किसने किया, राजा रणजीत सिंह ने किया। जयपुर का कौन किया, सवाई राजा जयसिंह ने किया। और बंगाल में कौन किया, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, और इसके बाद ही अलीवर्दी खां आएगा और उसके बाद ही हम पढ़ेंगे सिराजुद्दौला को। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय रियासत होगा, इसको बाद में अंग्रेजों ने कब्जा करेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
अब देखते हैं कि यहाँ पे तो क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो आज का तो क्लास ख़त्म हो गया। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको लगाते जाना है और बताते जाना है क्या है, सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, इसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम आपको बताना है, सही कालक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आए। अब देखो, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश। डेनिश मतलब डेनमार्क। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। डच, पुर्तगाली, डेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था PDADF, मतलब अंतिम को पकड़ो, शुरू को पकड़ो। शुरू में कौन है, पुर्तगाली, तो पुर्तगाली मतलब ये होगा, पुर्तगाली मतलब ये दोनों में से होगा। दूसरा अंतिम को पकड़ो, फ्रांस, तो अंतिम में कौन है, फ्रांस है, इसमें डेनिश है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर सही। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है, ऐसे आपको दिमाग लगाना है ना, बराबर बराबर में ढूंढो, फिर उसको फिल्टर करो। आगे एक क्वेश्चन है कि 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में किसे भेजा गया था, तो इसको भी मैं पढ़ाया था। ठीक है, वीडियो को रिवाइज करके देखना तो आपको दिखेगा कि पहले पुर्तगाली कौन थे। ऑप्शन है अल्बुकर्क, निनोजी कुन्हा, वास्को डिगामा, अल्मेडा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, अल्मेडा। अब सभी ऑप्शन में है, तो वास्को डिगामा 1498 में आया था ना। ठीक है, निन्नोजी कुन्हा हो गया, जैसे कि गोवा को कैपिटल बनाया था ना। तो ये सारा चीज़ों को आपको क्या करना है, क्लोज ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे। पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से किस वर्ष छीना था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1503। अभी हम लोग पढ़े हैं, देखिए अभी आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, डच हो गया ये। यहाँ पे अगर देखें आप लोग, तो यहाँ पे लिखा हो 1503 में पहली कोठी खोला था, और 1509 पे ना गोवा को बीजापुर से छीना था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1509। हाँ, 1509 होगा बच्चों। ठीक है, 1509, तो ये हो जाएगा 1509। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी वस्तु पुर्तगालियों द्वारा भारत में नहीं लाई गई थी। अल्फांसो आम, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, चाय। तो देखो ये तीनों चीज़ें था, और इसके साथ और क्या था, दो प्रोडक्ट और था। तंबाकू के साथ आम था, आम के साथ काजू था ना, और काजू के साथ क्या रहेगा, आम, काजू, तंबाकू। ठीक, और एक और प्रोडक्ट है उसके साथ प्रिंटिंग प्रेस करके, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, तो ये सारा चीज़ें हो गया। लेकिन चाय जो था वो चीन लोग वाला लाए थे ना, चाय चीन से आया था, तो ये बाद में आया था ना, ये हो गया। तो ये सही उत्तर डी हो जाएगा। इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया, किसका नाम लिया है, डच का लिया। जब भी आप पेपर बनाने जाएंगे तो आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, ठीक है, ताकि समझ आएगा। तो कहाँ, कोचीन में, सूरत में, मछलीपट्टनम में, कालीकट में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोचीन, डच वालों का। और सूरत में कौन कौन लोग गए हैं, अंग्रेज लोग की पहली कोठी खुला है, और उसके साथ ही इसका खुला है फ्रांसीसी का पहली कोठी खुला है। मछलीपट्टनम में किसका खुला हुआ है, अच्छा ये तो पुर्तगाली का है। ठीक है, ये किसका है, पुर्तगाली का है, और ये किसका हो जाएगा, डच का हो जाएगा ना। वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ आया था, कालीकट में आया था। तो देखिए गलती होना स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक गलती को आपको कम से कम करना है, ऐसे मान के चले। ऐसा ना कि आप गलती जीवन में नहीं करेंगे, जीवन में गलती करना जरूरी है। तो ये पेपर सॉल्व करने के तरीके से आपको पता चलेगा कि फट से आपका दिमाग कहाँ जाता है, कैसा है, ऐसा करके। ठीक है ना, देखिए जैसे कि मैं आपके सामने ही अभी बना रहा हूँ, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार क्या होता है कि ये होता है, जैसे कि मैं बताया कोचीन बता दिया, दिमाग में फट से चला गया अरे पुर्तगाली का था, फिर थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो इसी को थोड़ा सा सोचना है कि अच्छा ये तो पुर्तगाली का था, तो डच का रहेगा, ऐसा ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में अंग्रेजों ने डच को पराजित कर भारत में उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो कौन से युद्ध में डचों को पराजित करके उनको शक्ति को समाप्त किया था। तो प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो सही उत्तर हो जाएगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1769 में हुआ, डचों को बाहर किया गया अंग्रेजों ने। वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ, फ्रांस लोग बाहर हुए, वांडी फ्रांस। ठीक, प्लासी के युद्ध अभी पढ़े नहीं हैं, और बक्सर का युद्ध करके।
चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये बंगाल में पूरा अधिकार किस पे होगा, तो बक्सर के बाद हो जाएगा ना। हाँ, आगे देखते हैं पांडिचेरी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आपको पढ़ाया गया ही आएगा क्वेश्चन में, ऐसे हर टेस्ट के बाद, हर लेक्चर के बाद एक टेस्ट होगा। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने किया, फ्रांसवा मार्टिन, जॉब चार्नाक, फ्रांसिस डे डुप्ले। तो सही उत्तर है फ्रांसवा मार्टिन। ठीक है, फ्रांसवा मार्टिन ने किसकी स्थापना किया, पांडिचेरी की स्थापना किया। जॉब चार्नाक ने किसकी स्थापना किया, तो कोलकाता का स्थापना किया। पढ़े हम लोग ना 1500-1600 के आसपास में। उसके बाद फ्रांसिस डे, ठीक है, फ्रांसिस डे तो हो गया, डुप्ले हो गया, सहायक संधि को ठीक से लागू किया था, मतलब सिद्धांत दिया था ये। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में मुगल, ये तो हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हमारा यही तक के था और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आगे भी आपको मैं ऐसे ही लेक्चर वाइज फिर अंतिम में क्वेश्चन दूंगा। ओके, धन्यवाद।